Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. 18 participants. बताओ लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था? होमवर्क में कुछ दिया था? Yes, sir. Exercise 1A, 1 to 50. Yes, sir. 1A 1 to 50. Okay. बोलो डाउट्स. कोई क्वेश्चन पूछना है? नो डाउट. आप किसी को? So 49th. और सभी लोगों ने पक्का सॉल्व किया है कि ऐसे ही? एक बार बताना किस किसने सॉल्व किया है? अभी क्लास में टोटल 21 पार्टिसिपेंट्स हैं. मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अगर अपन होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर क्लास अटेंड करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, ये ध्यान रखना. हमारा एम जेई में अच्छी रैंक लाना है, सिर्फ सिलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी रैंक लेके आना है. क्वेश्चन नंबर 49 में 1, 2 is vertex of a square whose one diagonal is along x-axis. The equation of sides passing through the given vertices are. मान लिया कि ये वाला जो डायगोनल है वो एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो डायगोनल है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा. क्वेश्चन बोल रहा है कि वन ऑफ द वर्टिसेस इज 1,2. 1,2 सिंस एक्स एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि बी या डी में से कोई सा भी एक पॉइंट 1,2 है. तो हमें सी डी और ए डी लाइन की इक्वेशंस बनानी है. सी डी और ए डी लाइन ये सिंस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है और ये वाले सारे के सारे एंगल्स 45 है. मैंने भी स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल बना दिया, बट है ये स्क्वायर. और सिंस ये स्क्वायर है तो डायगोनल और साइड के बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा. तो हमें इस लाइन का स्लोप पता है, तो इन दोनों लाइंस के स्लोप मिल जाएंगे. एक का स्लोप y इक्वल टू 1 सॉरी m इक्वल टू 1 और एक का स्लोप m इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस जो भी लाइन होगी उसका x एक्सिस से इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो गया. तो ये जो दोनों लाइंस हैं उनका इंक्लिनेशन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा और उनके tan की वैल्यू +-1 हो जाएगी. तो हमें अब स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया. लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. एक लाइन तो आ जाएगी y इज इक्वल टू x -1 और एक आ जाएगी y इक्वल x प्लस y इक्वल टू 3. Any other question? Okay. लास्ट क्लास में हमने स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, और वो पॉइंट्स कौन से हैं? सेंट्रॉइड, इनसेंटर, सर्कमसेंटर, एक्सेंटर और ऑर्थोसेंटर, इनकी बात की थी. तो देखो लास्ट क्लास तक जो भी अपन ने डिस्कस किया है उसमें कोई भी पॉइंट पूछना है किसी को? No, sir. ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सुबह सुबह बस जगने के बाद सीधे क्लास में बैठ गए, कोई एनर्जी नहीं लग रही अभी तुम में. एक बार चलो अपन रिवाइज करें. तो क्विकली बताओ सेंट्रॉइड किनसे बनता है? मैं एक बार नाम बोलता हूँ वही बताया. आदित्य चतुर्वेदी, सेंट्रॉइड कैसे बनता है? अगर नहीं आता तो नो बोल सकते हो.
क्या पूछा आपने? सेंट्रॉइड कैसे बनता है? हाँ, कौन सी लाइन से बनता है? मीडियन से। करेक्ट। हर्ष पोरवाल, इन सेंटर कैसे बनता है? हर्ष, Yes, sir. इन सेंटर कौन सी स्पेशल लाइन से बनता है? Sir, I actually came a little late. I didn't tell you. I'm not repeating yourself. लास्ट वाला क्लास लेक्चर अभी तक देखा नहीं है क्या? नहीं सर, मैं आज थोड़ा लेट आया तो आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग. नहीं, हमने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है। मैं जस्ट लास्ट वाली क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ। तो लास्ट वाली क्लास में हमने सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कमसेंटर एंड सो ऑन इन पॉइंट्स sir. की बात की। तो इसमें से हमने जब इन सेंटर लिखा था तो इन सेंटर किन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन है। जैसे सेंट्रोइड जो है वो मीडियंस का है, तो इन सेंटर किसका है? नहीं पता। पार्थ रस्तोगी, पार्थ रस्तोगी। नो रेस्पॉन्स। राकेश सोलंके, My coordinator. He is our center coordinator. सौम्या द्विवेदी, यस सर. इन सेंटर जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है. ठीक है। उत्कर्ष गोलिया, ऑर्थो सेंटर किन से बनता है? So intersection point of altitudes. ऑल्टीट्यूड्स, करेक्ट। शिवानी, सर्कम सेंटर? ईशान माथुर, नहीं, ईशान कुरियन, सर्कम सेंटर? So circumcenter is the intersection of perpendicular bisectors from the side. तो बेसिक से पॉइंट है। हम हाँ, ये विरोके ने सारे करेक्ट बोले, ठीक है। एक बार जब भी अपन कोई भी लेक्चर अटेंड करें तो उसके लेक्चर नोट्स ऑलवेज क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज करने चाहिए, और उनमें अगर कोई भी डाउट आता है तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लो, ठीक है। अभी हम शुरू कर रहे हैं पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन में हम डिफरेंट जो पॉइंट्स, मतलब जो केसेस डिस्कस करेंगे वो क्या होगा कि हमें एक लाइन, एक बार समझ लो फिर उसका नोट कर लेंगे। हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लेट्स से वो लाइन ax + by + c = 0 है, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से x1 y1 है। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस pn, जिसे हम स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन, point n के coordinates, that is foot of perpendicular from point P on this line ax + by + c is equal to 0. And third, कि point P का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है about this line. point P का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो इस लाइन के अबाउट यहाँ पे कुछ आ जाएगा, इसको हमने P' नाम दे दिया। तो P' पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो 3 क्वेश्चंस हैं, और इंफॉर्मेशन में अपने पास एक लाइन की इक्वेशन है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मेथड क्या होगा, जिसको भी समझ आ जाए बताओ। So x coordinate will be x1. नहीं, ये लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, y एक्सिस थोड़ी है, ये तो रैंडम कोई लाइन है। तो x कोऑर्डिनेट को x1 नहीं ले सकते पॉइंट n का, x1 तो पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट है। Sir, the slope of that perpendicular we can The find slope will be a by b. ठीक है, मतलब कुल मिला And के then जो स्लोप वहाँ है से हमें pn लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है।
देन फिर वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके करके पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें सिंस गिवन लाइन की इक्वेशन पता है एंड पी एन लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज माइनस ए अपॉन बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी एन लाइन इज प्लस बी अपॉन ए। स्लोप मिल गया और सर हाँ स्लोप ऑफ वो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप माइनस बी बाय कि बी बाय है। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस ए अपॉन बी। अच्छा Therefore, slope of this line is b upon a. m2 equals to -1 से। तो हमें pn लाइन का स्लोप मिल गया, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो pn लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। pn लाइन की इक्वेशन और गिवन लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पॉइंट n आ गया तो रिमेनिंग दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन था कि पॉइंट p और पॉइंट n के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, सिंस दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस आ जाएगी। एंड थर्ड क्वेश्चन था कि पॉइंट P का गिवन लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना। अगर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए तो इसका मतलब कि Pn और P'(n) ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, दैट मींस n इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड P'। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता है, n के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो P' के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके आ जाएगा। अब हमें सिंस एग्जाम में सिंस अपने पास टाइम नहीं होता है, तो ये जो हमने प्रोसेस कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि लेट अ गिवन पॉइंट बी P x1 y1
तो यहाँ पे अपन ने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट कि जो पॉइंट P है इसकी गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे फॉर्मूला में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन में पुट कर दो। जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको लाइन के एक्सप्रेशन में पुट किया तो एक नंबर बन जाएगा। वो नंबर तो हमने न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, तो ये रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। सेकंड चीज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स, अगर हमें पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो हमने ये एक एक्सप्रेशन लिखा है। ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में x माइनस x1 अपॉन a, तो x1 और a तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता होंगे नंबर्स। इस लाइन की इक्वेशन जो है वो ax प्लस by प्लस c है, तो a b और c भी अपन को पता है। x नहीं पता है, y माइनस y1 अपॉन b सिमिलरली सेम चीज है, इक्वल्स टू आगे है माइनस टाइम्स ब्रैकेट में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन विदाउट रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन सेम ही है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में रूट है और वहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर रूट नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये जो ब्रैकेट है ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से अपन को सारे के सारे नंबर्स पता होंगे। तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू सम नंबर, तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे यहां से सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी। ये जो x और y की वैल्यूज आ रही हैं ये पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P अबाउट गिवन लाइन, तो वही है यहाँ सेम और यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है इस नंबर का, माइनस माइनस 2 टाइम्स सेम ब्रैकेट। तो यहाँ से सॉल्व करके x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो पॉइंट P डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब ये जो फॉर्म है इसका हमने अभी जो मेथड डिस्कस किया था, मेथड तो वही है, डेरिवेशन जो वही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाती है। एक बार जस्ट कैलकुलेशन को समझने के लिए नोट नहीं करना है, बस बोर्ड पर देख लो कि हमने कहा कि अपने पास इस तरह की सिचुएशन है, इस वाले पॉइंट को हमने P बोल दिया, ये वाला पॉइंट हमें पता ही है x, सॉरी इस डिस्टेंस को P बोल दिया, ये अपन को पता ही है और ये अपन को पता ही है। हमने कहा स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस a अपॉन b, देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन इज प्लस b अपॉन a। तो tan थीटा की वैल्यू b अपॉन a है, तो sin थीटा की वैल्यू b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड cos थीटा का वैल्यू a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा is equal to y minus minus y1 y1 by sin theta. sin theta, or sin theta in this case b upon root over a square plus b square equal to r। अगर हमने p डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है तो इस r को हम p के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r साइन थीटा, मॉड ऑफ p कर देंगे। चलो अभी मैं p लिख रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट n है ये लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पे लाई करेगा। इस पॉइंट को लाई कराएंगे तो ये बन रहा है a टाइम्स x1 प्लस pa अपॉन pa स्क्वायर हो जाएगा। नहीं चलो ठीक है, मैंने a बाहर लिया हुआ है, प्लस बी वाई है y1 प्लस pb अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो ax1 प्लस by1 प्लस c अलग किया और जो बचा वो क्या क्या बचा, a इंटू दिस नंबर प्लस b इंटू दिस नंबर, और ये लिखा हुआ है p टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सारा कुछ मैं एक साथ लिख रहा हूं, तो ये p टाइम्स रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा।
तो p की जो वैल्यू है वो माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करने के बाद आ जाती है। ठीक है, सिंस p डिस्टेंस है तो हम मॉड लगा लेंगे। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो इसका मॉड लगाने के बाद ही आया हुआ है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो सेकंड और थर्ड है वो देखो यहां से आए हैं कि अगर हम p के प्लेस पे ये नंबर रिप्लेस करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट आएगा, लेकिन पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये विदाउट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो बनेगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन विदाउट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो है पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मेथड। और हमें पता है कि अगर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए तो ये डिस्टेंस जो हमने अभी पी ली है वो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अब डबल हो जाएगा। तो जब हम इस डिस्टेंस का डबल करेंगे तो यहाँ पे एक 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। यस ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म से डेरिवेशन है, बट अपन को यहाँ पे ये मैंने डेरिवेशन इसलिए बताया है क्योंकि इसमें जब अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो मेन कंफ्यूजन होता है ये रूट का। बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे रूट लगा देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे रूट लगा देते हैं क्योंकि वहां रूट आता है। तो डिस्टेंस अगर चाहिए तो रूट आएगा, अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर या रिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो रूट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट आता है, वो रूट क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ के स्क्वायर रूट को हटा देता है। ठीक है, हाँ बोलो, कोई डाउट किसी को? नो शो। और हमने ये जब पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस किया था तो भी कहा था कि कैलकुलेशन वाइज पैरामेट्रिक फॉर्म हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें एक लाइन के ऊपर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद किसी दूसरे पॉइंट का कुछ यूज करना है। तो यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन अपन को पता थी, इस लाइन से p डिस्टेंस के बाद पॉइंट n जो है वो पॉइंट n गिवन लाइन पे लाई कर रहा है, इसका अपन ने यूज किया। और हमने इस वाले क्वेश्चन को मतलब इस पूरे की पूरे पॉइंट्स को बिना पैरामेट्रिक फॉर्म के भी पहले डिस्कस कर ही लिया था। उसमें थोड़ा सा लेंथी था कि पहले हम pn लाइन की प्रॉपर इक्वेशन लिखेंगे और फिर pn लाइन और गिवन लाइन को सॉल्व करके पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। टू का -3 पॉइंट है। तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये जो लिया है अभी। बस ये डिसाइड करना है कि x1 y1 और a b और c को कहाँ पे किस तरह से यूज करना है। जिनका भी आंसर आ जाए बताना।
So 4 units. ठीक है, yes sir 4 units. फर्स्ट का आंसर है 4 यूनिट्स। एन के कोऑर्डिनेट्स -2/5 -4/5 देखना। तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या कैलकुलेशन करके? मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है? सर 6 प्लस -12 नहीं होगा? 6 प्लस कहाँ पे बोल रहे हो? -3 into minus. अच्छा yes sir note. तो जैसे यहाँ पे अब देख लो कौन सा नंबर कैसे यूज किया है, ये सारा कुछ क्लियर है क्या? x माइनस एक्स वन अपॉन ए प्लस वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, सॉरी इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए, सॉरी विदाउट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दिस केस ए वन, सॉरी एक्स वन और वाई वन, तो 2 कॉमा, एक मिनट, गलत किया है ना मैंने? तुम लोगों ने बोला ही नहीं। Sir, yes sir यहाँ पे minus माइनस -3. minus. तो y कोऑर्डिनेट जो है वो अलग आएगा। So 1/5, I think. कितना? 1/5। -2/5 1/5। अभी देखो तुम लोगों ने भी तो कैलकुलेशन करी होगी, तुम्हारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है x और y दोनों कोऑर्डिनेट। और बिल्कुल अब सेम टाइप से रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ।
x coordinate minus 14/5. ठीक है, तुम लोग तो टाइम बहुत ले रहे हो सॉल्व करने में। Sir, minus 47,5 by coordinate. Yes sir. -47 नहीं आएगा y कोऑर्डिनेट। सर मुझे 17/5 मिल रहा Yes sir, वो -32 + 15 था, so -15 Yes, कर yes. दिया। ठीक है, 17/5 आ जाएगा। -14/5 कॉमा 17/5 पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने अपन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछा है और रिफ्लेक्शन भी पूछा है, तो हम वो जो मैंने अभी डिस्कस किया था मिड पॉइंट वाला मेथड, इसको भी यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए, कि हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2, -3 पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कर सकते। पॉइंट एन हमने फाइंड कर ही लिया, -2/5 प्लस 1/5, पॉइंट पी डैश के कोऑर्डिनेट्स को a, b यूज करके और मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके हम p डैश फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये बेसिक क्वेश्चन में कोई भी चीज पूछना है, यहाँ पे बस मेन ये था कि हमें नंबर्स कौन से कैसे यूज करने हैं और दूसरा कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट को या इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लिया, फिर x -2/3 इक्वल्स टू -4/5 की कैलकुलेशन करके x की वैल्यू आ गई और ऐसे ही y की वैल्यू आ गई। ठीक, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अबाउट लाइन y = x। बहुत बेसिक क्वेश्चन लिखा है मैंने, जल्दी सॉल्व करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कितने मिनट है? हाँ, कितने मिनट है सर? विद इन 2 मिनट्स, बट उससे पहले सॉल्व हो जाएगा कई लोगों का मोस्ट प्रोबेबली। वन मिनट हो गया, किसी का आंसर आया क्या? है 2 -√2, 3 +√2। सौम्या ने आंसर दिया है बट आंसर गलत है। अरे जल्दी बताओ।
5,2,5,2. आंसर तो एक ही आएगा। ओनली हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं चाहिए। तो क्या आया रिफ्लेक्शन का आंसर? 2 मिनट से हो गए आपके भैया। मतलब या तो तुम लोगों को लास्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, या फिर तुम्हारी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ही स्लो है। दोनों में से क्या प्रॉब्लम है बताओ? सर 3,2 है। 3,2 आ रहा है करेक्ट आंसर है। कितने लोगों का 3,2 आया है? सर मैंने रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने दूसरा वाला वो लगाया। डिस्टेंस प्लस वो लास्ट में डबल करना पड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इजीली कम टाइम मतलब विद इन 2 मिनट्स हो सकता था। एक बार अपन अगर बेसिक वापस से देखें, ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हमने प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ लिया तो रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस, सिंस हमने लाइन को यहाँ y इक्वल टू x लिया है ना, तो इसका मतलब कि y माइनस x इक्वल टू 0 करके यूज करना होगा। तो x का कोफिशिएंट -1 लिया है, y का कोफिशिएंट +1 लिया है। माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1, ये नंबर जो है वो माइनस का 1/2 बन गया। तो x की वैल्यू, रिफ्लेक्शन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिफ्लेक्शन लेना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर जो है माइनस का 2/2 बन गया। तो x की वैल्यू 2, 3 आ गई, y की वैल्यू 3 माइनस 2 आ गई। तो पॉइंट P डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,2 आ गए। तो कैलकुलेशन में क्योंकि डेटा सिंपल सा था, कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बट ये देखना है कि कौन सा नंबर किस तरह से यूज करना है। यहाँ पे मैंने लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू एक्स फॉर्म में लिखा था, तो हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ मिस्टेक करी हो कि y और x के कोफिशिएंट्स को गलत ले लिया हो। हम y इक्वल टू एक्स लाइन को चाहे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 करके या y माइनस एक्स इक्वल टू 0 करके यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने x माइनस वाई इक्वल टू 0 करके यूज में लिया है तो फिर x का कोफिशिएंट +1 आता, y का कोफिशिएंट -1 आता, और यहां भी हम लाइन को फिर x माइनस वाई करके यूज में लेते। अभी हमने y माइनस एक्स लिखा है यहाँ पे, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। जिस पैटर्न में हमने यहाँ पे लाइन को यूज किया है, जो नंबर्स कोफिशिएंट्स में यहाँ पे यूज किए हैं, वही चीज हमें यहाँ पर भी यूज करनी है। तो अभी तो y माइनस एक्स से सॉल्व किया हो गया। अगर हम x माइनस वाई लिखते तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2 माइनस 3 आता, ठीक है, बट फाइनल आंसर सेम आ जाता। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इससे एक ऑब्जर्वेशन समझ आया क्या? नोट फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट a, b अबाउट यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं, इसी में सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। सिचुएशन ए, अबाउट लाइन y इक्वल टू x इज, क्या लिखूं इस वाले क्वेश्चन के ऑब्जर्वेशन से? b, a। b, a। सब लोगों को ये क्वेश्चन में ये समझ आता है कि यहाँ पे अगर हमने पॉइंट को 2 ले लिया था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पॉइंट आ रहा है वो b, a आ रहा है। तो एग्जाम में अगेन ये वाला पॉइंट अपन को ध्यान रखना है, y इक्वल टू एक्स अगर यूज कर रहे हैं तो b और c पॉइंट्स को तुम लोग कंप्लीट कर लो। b पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट a, b अबाउट x एक्सिस, c is about y axis. a comma minus b and minus a comma b। minus a ठीक है, x एक्सिस के अबाउट जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, और ये इन दिस केस -a, b।
if perpendicular bisectors of side AB and AC are y equal to x and x equal to 0, that is y-axis respectively, then find equation of line BC. क्वेश्चन अभी तक नोट कर लिया होगा आई थिंक. टाइम स्टार्ट्स नाउ अगेन 2. चलो ये क्वेश्चन 3 मिनट्स का, थोड़ा सा स्टार्टिंग में सोचने में टाइम लगेगा. 3 मिनट में आंसर देना है. x plus 3y is equal to 5. ठीक है, ओनली एक नहीं आंसर दिया है. 20 सेकंड्स बचे. टाइम्स अप. अब ये बताओ, जैसे तुम लोगों ने और लोगों ने ट्राई किया, तो फर्स्ट प्रॉब्लम की समझ ही नहीं आया क्या करना है. सेकंड प्रॉब्लम समझ तो आ गया क्या करना है, बट कैलकुलेशन करने में टाइम लगा. प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ये तो डिस्कस करो. फर्स्ट वन. फर्स्ट वन. और किसी को कुछ नहीं है. तो समझ समझ. नहीं आया. ओके, देखो अब क्वेश्चन ने जो बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ये लाइन ट्राइंगल के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो पॉइंट ए का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन पॉइंट बी हो जाएगा. ये डायग्राम से क्लियर है. यस. Yes. और अगर ये चीज क्लियर है तो अब आगे समझ आ गया क्या करना है. सॉल्यूशन में रिफ्लेक्शन ऑफ ए about y equal to x is point B because this line is perpendicular bisector of side. Therefore, coordinate of point B directly 2, 1 हो जाएंगे, and similarly reflection of A about at
x equal to 0, x equal to 0 is y axis is point C. Therefore coordinate of point C y axis लेंगे तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव यानी कि -1, 2 हो जाएंगे। B और C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो फिर 2 -1 अपॉन -1 -2 x plus 3y equals to 5। तो यहाँ पे ये चीज अपन डायग्राम से बना के देख सकते थे या फिर जैसे भी समझ आता है कि अगर हमें साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन गिवन है तो उस लाइन के अबाउट किसी भी एक वर्टेक्स का रिफ्लेक्शन जो दूसरा वाला वर्टेक्स है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है तो। नोट कर लिया सारा? नेक्स्ट करूं? यस सर। Yes, sir. हमने अभी बात की थी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अगर हमें ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो हम एक बार एंगल बाइसेक्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिटेल में अपन इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे कि अगर जैसे ये जो लाइंस हैं, दो लाइंस, इन दोनों लाइन का ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मीनिंग हुआ कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। ठीक है, इसका मीनिंग अब ये भी हुआ कि L1 L2 L3, इसका मीनिंग ये भी हुआ कि L1 और L3 L2 के रेस्पेक्ट में कंप्लीटली सिमेट्रिक हैं। लाइंस L1 एंड L3 जो है, these lines are completely symmetric about line L2। completely symmetric का मतलब Yes, हम sir. बोल सकते हैं कि L1 का लाइन L1 का L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन L3 लाइन बन जाएगा। अगर हम L2 को मिरर लाइन मान लें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन L1 अबाउट मिरर लाइन L2 विल बी लाइन L3। तो ये एंगल बाइसेक्टर का यूज है। एक क्वेश्चन तो अपन यही वाला कर लेंगे अभी कि एक लाइन का, या तुम लोग पहले मेथड बताओ क्या करना होगा कि अगर हमें मान लो इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, हमें इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है और इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, L1 का L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन जो लाइन बनेगा उसकी इक्वेशन चाहिए, तो बताओ मेथड क्या होगा? एक बार फिर से रिपीट करो। Reflection of line L1 about line L2 is L3 and equation of L1, let's say 2x plus 3y equal to 5. Line L2 is y equal to x, ऐसे कुछ भी लाइन दे रखी है तो हमें लाइन L3 की इक्वेशन चाहिए। L1 and L2 की इक्वेशंस गिवन है ओनली, और ये बता रखा है कि L2 मिरर लाइन है, L1 का रिफ्लेक्शन चाहिए। सर L1 एंड L2 का सॉल्यूशन जो होगा वो L3 पे भी लाई करेगा वहाँ पे। ये वाला पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेंगे L1 और Yes, L2 पॉइंट। ये सॉल्व करने के बाद 1,1 आ रहा है। आगे किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए चाहिए क्या होता है? या तो दो पॉइंट मिल जाए चाहिए लाइन, अभी। या फिर स्लोप और पॉइंट मिल जाए। तो एक पॉइंट तो मिल गया, अब तुम एक और पॉइंट इस लाइन पे फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? हमने जो अभी भी डिस्कस किया, अबाउट वो कर सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू x को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं एंड देन हम इस लाइन पे L1 पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। यस सर, कोई सा भी फिक्स पॉइंट तुम लोग बताओ। अल्फा कॉमा बीटा। फिक्स पॉइंट, फिक्स नंबर्स में जो L1 को सेटिस्फाई कर रहा है। वन कॉमा वन 1,1 वो तो हो रहा है। ये वाला पॉइंट हो गया, तो अपन को कोई दूसरा हो पॉइंट, गया। 1,1 ये ले लिया तो हमको कोई दूसरा पॉइंट लेना है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है?
by 0,5/3. 0,5/3। सबको ये बात समझ आती है? हम कोई सा भी इस पे लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो हमें कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट ले लेना है। तो हमने अभी x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5/3 आ गई। x को तुम कुछ भी फॉर एग्जांपल -1 पुट करते तो y की वैल्यू 7/3 आ जाती, इस तरह से कुछ भी। ठीक है, तो हमने कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन जो होगा, 5,3,0 जो 5/3 5/3,0 होगा, वो रिफ्लेक्टेड पॉइंट L3 पे लाई करेगा, जो हमने अभी डिस्कस किया। बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है तो ये कंप्लीटली सिमेट्रिक हो गई। तो ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो A डैश होगा वो इस वाली लाइन पे लाई करेगा। इस लाइन पे हमें अब 2 पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों से हम स्लोप निकाल सकते हैं एंड देन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के। हाँ, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये पूरा मेथड समझ आएगा। यस सर। नेक्स्ट, अभी मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, L1 की इक्वेशन गिवन है, L2 की इक्वेशन गिवन है, L3 की इक्वेशन पूछी है। और L1 L2 गिवन जो लाइंस हैं वो नाउ पैरेलल लाइंस हैं। जैसे इसको हमने मान लिया 2x + 3y = 5, 2x + 3y + 1 = 0। तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। मेथड बताओ। L1 का L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन L3 लाइन है, तो L3 लाइन की इक्वेशन बतानी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए या तो 2 पॉइंट मिल जाए या फिर पॉइंट और स्लोप मिल जाए। सर इस पे भी हम लोग 1,1 ले सकते हैं L1 पे। ठीक है, इसका क्या करेंगे आप? देन सर वही लगा देंगे, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे एंड देन उसका स्लोप विल बी द सेम एज 2x + 3y = 5। करेक्ट, कि इस लाइन की इक्वेशन को हम 2x + 3y = कांस्टेंट मान लेंगे। एंड दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P डैश। P डैश जो है वो 1,1 का इस लाइन के अबाउट जो रिफ्लेक्शन लेके आएगा वो पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। देखो, अगर दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं तो रिफ्लेक्शन फाइंड करना समझ आ गया। यस सर। सर हाँ। यहाँ फोट ऑफ परपेंडिकुलर, वो जो फोट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, दैट विल बी द सेम एज दैट फॉर्मूला जिसमें हम लोग दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालते थे, राइट? C1 - C2। हाँ, वो जो हमने जो पहले ये फॉर्मूला लिखा था ना, वो इसी से ही आता है। मैंने उस टाइम डेरिवेशन नहीं बताया था। अगर हमें 2 लाइंस गिवन है जो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू C1 - C2 अपॉन A square plus B square। ये डेरिवेशन यहीं से ही है कि हमने दो जो लाइंस पैरेलल हैं उनमें से कोई सी भी एक लाइन पे फिक्स पॉइंट ले लिया और उसकी सेकंड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर इस तरह का सिचुएशन है, ABC ट्राइंगल है, ए वाला पॉइंट बता रखा है। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसमें तो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन गिवन थी, और अभी एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस गिवन है। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, और मान लो वही इक्वेशंस हैं। दिस लाइन इज x = 0 and this line is y = x, but now these lines are angle bisectors। और हमें इक्वेशन ऑफ BC साइड बतानी है। सोचो, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें BP और CQ जो लाइंस हैं इनकी इक्वेशंस गिवन है, बट BP एंड CQ लाइंस आर नाउ angle bisectors of angle B and angle C respectively। Find equation of line BC। पर ये इन सेंटर यूज कर सकते हैं हम लोग।
इन सेंटर फाइंड कर सकते हो, बट उसका यूज कैसे करोगे वो तुम सोचो, अगर उसका यूज करके कुछ आंसर कैसे आएगा। Sir, in center is the origin. So इन सेंटर आ गया, लेकिन इसका यूज कैसे करोगे। B and C को हम लोग assume कर सकते हैं, and then वहां से हम लोग इन center का फॉर्मूला लगा लें, आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इन सेंटर के फॉर्मूले में हम साइड लेंथ का यूज करते हैं, तो अगर अपन को बी और सी नहीं पता है तो बी और सी को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लिया है तो साइड लेंथ भी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आएगा, और वो फिर कैलकुलेशन sir. वाइज बेकार हो जाएगा। हमने अभी अभी एंगल बाइसेक्टर के लिए ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था, देखो इसका यूज कर सकते हो क्या, एंगल बाइसेक्टर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे ये CQ लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मीनिंग कि CA लाइन का CQ लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन CV लाइन होगा। मैं लाइन बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट नहीं। तो CA लाइन कंप्लीट आगे तक है, CB लाइन कंप्लीट आगे तक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन CA अबाउट CQ इज CB। तो इसका मीनिंग कि अगर हम A पॉइंट का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लें तो इसका रिफ्लेक्शन भी इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा। पॉइंट बी होगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन BC लाइन पे कहीं ना कहीं ए का रिफ्लेक्शन लाई करेगा CQ के अबाउट। ये वाली बात समझ आई क्या? Yes sir. और सभी लोगों को कि यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। दिस पॉइंट क्या क्या बोल रहा है कि अगर लाइन L2 एंगल बाइसेक्टर है देन रिफ्लेक्शन ऑफ L1 अबाउट एंगल बाइसेक्टर लाइन इज L3। तो रिफ्लेक्शन ऑफ CA अबाउट CQ इज CB। सिंस कंप्लीटली सिमेट्रिक है तो हमने कहा कि इस लाइन पे लाई करने वाले कोई से भी एक पॉइंट का अगर हम एंगल बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो सेकंड लाइन पे लाई करेगा। वही चीज यहाँ पे बोली है हमने कि पॉइंट A का CQ के अबाउट रिफ्लेक्शन BC लाइन पे लाई करेगा, तो इस लाइन पे हमें एक पॉइंट A' मिल जाएगा। ऐसे ही पॉइंट A का इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्शन A', ये भी BC लाइन पे लाई करेगा, तो हमें A' के कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएंगे। हमें BC लाइन पे A' और A', 2 पॉइंट मिल गए, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये है BC लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का मेथड। इक्वेशन ही चाहिए थी, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को फर्दर एक्सटेंड करें तो हमने अब जैसे BC लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली, बट हमारे पास अभी तक B और C के कोऑर्डिनेट्स नहीं आए। तो बताओ B और C के कोऑर्डिनेट्स अगर क्वेश्चन ने फाइंड करने को बोला होता तो कैसे फाइंड करते? BC लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है, बट B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सर हमारे पास 2 इक्वेशन तो है ही, उनको सॉल्व करके निकाल सकते। नाम लेके बताओ, B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए किन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे? X is equal to 0 and the equation that we get. ठीक है, B वाला जो पॉइंट है वो X इक्वल टू 0 लाइन पे लाई कर रहा है और BC लाइन पे लाई कर रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट B ऐसे C पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें कि अगर हमें ये सारे क्वेश्चन अभी अपन करेंगे, पर एक बार मेथड समझ लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अपन ने कल किया था जिसमें हमने इस तरह से सिचुएशन ली थी, लेकिन ये वाली जो लाइंस हैं ये मीडियंस गिवन थी, तो मीडियंस वाला केस हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड केस अभी एंगल बाइसेक्टर का डिस्कस कर लिया। थर्ड केस कि हमें अगर और सॉरी सेकंड केस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डिस्कस कर लिया जो आज क्वेश्चन किया था अभी। थर्ड केस एंगल बाइसेक्टर का ले लिया, एंड फोर्थ केस ऑल्टीट्यूड्स का। इफ दीज लाइंस आर एल्टीट्यूड्स,
अगेन ए पता रखा है, मान लो लाइन की इक्वेशन अपन सेम ही ले लेते हैं कि दिस लाइन इज y इक्वल्स टू x, दिस लाइन इज x इक्वल टू 0, तो हमें BC लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है। नाउ दीस लाइंस आर altitudes of triangle from point B and point C. अगर बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो लाइन की इक्वेशंस आ जाएंगी। क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें CQ लाइन का स्लोप पता है, तो AB लाइन का स्लोप मिल गया, AB लाइन का स्लोप मिल गया, तो AB लाइन की इक्वेशन भी मिल गई बिकॉज पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो AB लाइन की इक्वेशन पता है और BP लाइन की इक्वेशन भी पता है, तो AB और BP को सॉल्व करके पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और बिल्कुल सेम मेथड से C भी आ जाएगा। तो देखना मैंने जो पॉइंट B के लिए बोला वो क्लियर है क्या, कि सबसे पहले हम इक्वेशन Yes, ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AB एंड BP इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट B आ जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज हम इसको और सिंपल कर सकते हैं, कैसे कि अभी तो हमने क्या किया, इस लाइन की प्रॉपर इक्वेशन लिखी और फिर इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व किया। हम सिंपल कैसे कर सकते हैं कि इस लाइन पे डायरेक्टली एक पॉइंट 0, अल्फा एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 0 लाइन पे है। Yes. तो x कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, 0, अल्फा ले लिया, तो स्लोप ऑफ BA इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ जाएगा। स्लोप ऑफ CQ हमें ऑलरेडी पता है, तो m1 m2 इक्वल टू -1 करने से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो कैलकुलेशन पहले के कंपैरिजन में कम हो गई। अभी हमें इक्वेशंस वगैरह बनानी नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली बोला कि B पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिया, स्लोप ऑफ AB जो इन टर्म्स ऑफ अल्फा आएगा एंड स्लोप ऑफ CQ जो एक फिक्स नंबर है, m1 m2 इक्वल टू -1 अप्लाई किया, अल्फा की वैल्यू आ गई। और बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे कि C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इस लाइन की इक्वेशन से बीटा बीटा ले सकते हैं बिकॉज लाइन है y इक्वल टू x। और सेम मेथड स्लोप ऑफ AC इनटू स्लोप ऑफ, इन दिस केस सेम मेथड नहीं लग सकता बिकॉज स्लोप ऑफ BP is not defined। समझ आ रहा है, लाइन x इक्वल टू Yes, 0 sir. दैट इज y एक्सिस है। तो बताना अभी बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये तो यूज कर नहीं पाएंगे। अगर स्लोप ऑफ BP लाइन नॉट डिफाइंड है दैट इज इंफिनिटी है, तो इसका मीनिंग कि स्लोप ऑफ AC लाइन 0 हो जाएगा। अगर कोई नहीं, लाइन हम एक पैरेलल बार टू repeat y एक्सिस करोगे। है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, यानी कि स्लोप 0 हो जाएगा। तो स्लोप जब 0 के इक्वल करेंगे तो बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। सर एक बार ये मेथड रिपीट करोगे, मैं समझ नहीं पाया। कंप्लीट या फिर C पॉइंट के लिए? तो C पॉइंट क्या है? C पॉइंट के लिए मैंने बोला कि सिंस स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन, इफ दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन देन अ लाइन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नॉट डिफाइंड, यस सर, तो वो x एक्सिस तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, दैट मींस स्लोप इज 0। तो स्लोप को 0 करके बीटा की वैल्यू आ जाएगी स्लोप। यस सर। अब एक बार देखो तुम लोग कि हमने जो अभी डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किए वो मेथड्स तुम्हें पता है क्या, मतलब तुम सॉल्व कर लोगे ना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था कि रिफ्लेक्शन ऑफ L1 अबाउट L2 इज रिफ्लेक्शन ऑफ इज लाइन L3। तो L3 की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, L1 L2 की इक्वेशंस गिवन है। तो देखो क्लियर है क्या मेथड में क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ एक फिक्स पॉइंट लेके रिफ्लेक्शन लेना। एक तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेना है P जो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और फिर कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट यहाँ लेके उसका L2 के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा।
इस पॉइंट से हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड कि इफ दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस तो रिफ्लेक्शन ऑफ L1 अबाउट L2, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो ही इस लाइन का स्लोप हो जाएगा और इस लाइन पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट लेके उसका रिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे और ये हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन कि अगर हमें ट्राइंगल एबीसी में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें सी और बी से एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस गिवन है, तो बीसी लाइन की इक्वेशंस फाइंड कर बीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक बार सभी लोग सोच लो, हमें सी क्यू और बीपी जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये इक्वेशंस गिवन है और हमें बीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने मेथड बोला था कि सिंस ये लाइंस एंगल बाइसेक्टर हैं तो पॉइंट ए का एंगल बाइसेक्टर सी क्यू के अबाउट रिफ्लेक्शन लाइन सीबी पे कहीं लाई करेगा। बी पॉइंट होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन लाइन सीबी पे कहीं लाई करेगा। ऐसे ही पॉइंट ए का जो सेकंड वाला एंगल बाइसेक्टर है बीपी, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन भी लाइन सीबी पे कहीं लाई करेगा। इन दोनों को ज्वाइन करके रिक्वायर्ड लाइन बीसी की इक्वेशन आ जाएगी। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था एक बार बताना अगर मेथड ध्यान है तो, कि हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें इन दोनों मीडियंस की इक्वेशंस दे रखी हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बीपी एंड सी क्यू मीडियंस की इक्वेशन गिवन है, तो हमें पॉइंट बी और सी लाइन बीसी की इक्वेशन फाइंड करनी है। जिनको भी ध्यान है बताओ। या अभी सोचो कि कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। नाउ दीस लाइंस आर मीडियंस। सर दोनों मीडियन क्या होगा? मिड पॉइंट से पास करने वाली लाइन, यानी कि Q जो है Q वो AB का मिड पॉइंट हो गया और P AC का मिड पॉइंट हो गया। लेट्स से दिस पॉइंट इज 1,2, दिस लाइन इज x plus y equal to 5 and this line is 2x equal to y। जस्ट समझने के लिए ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, तो BC लाइन की इक्वेशन चाहिए। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। चलो आगे बताओ बी और सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? So you can solve the two equations to get the intersection. So solve the two equations to get the intersection of the medians. हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने के लिए दो इक्वेशंस जो तुम बोल रहे हो उसमें बीपी लाइन का इक्वेशन तो पता है बट एबी लाइन का इक्वेशन नहीं पता है। No, so I'm saying the intersection मीडियन of निकाल राइट। intersection of QC and PB. तो ये सेंट्रोइड आ जाएगा। Yes, and then we know that point and we know the equation, so we can find the नहीं, सेंट्रोइड से फिर कैसे आएगा बीसी लाइन की इक्वेशन? 2.5%. सेंट्रोइड से अगर हमने इसको, अच्छा तुम या तो यूं बोलो ये भी ठीक है कि हम इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, सिंस पॉइंट बी इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा, 2 अल्फा एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बीटा, 5 माइनस बीटा एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहा है। और हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व करके सेंट्रोइड फाइंड कर ही लिया, तो ए पता है, बी पता है और सी पता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। तो जब हम सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट से फर्स्ट इक्वेशन और वाई कोऑर्डिनेट से सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स अल्फा और बीटा सॉल्व होके आ जाएगा। हम ये मेथड लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने सेंट्रोइड को पहले फाइंड किया इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके। मेथड बिल्कुल सही है। हम इसी चीज को डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमने बी पॉइंट को अल्फा, 2 अल्फा लिया तो बी और ए का मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा।
तो बी और ए का मिड पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई करा दिया, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बी सी और ए का मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करा दिया, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा मिल गया तो पॉइंट बी और बीटा मिल गया तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये वाला मेथड हमने कल क्लास में किया था। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB and B point is lying on this line BP. Therefore, let's take B point as alpha comma 2 alpha. Midpoint of AB lies on line x plus y equals to 5. We'll get alpha from here. Similarly, we'll get beta और B और C के coordinates आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो जस्ट अभी किया है कि let's say these lines are perpendicular bisectors of sides. Not angle bisectors, perpendicular bisectors of side. तो डायरेक्टली पॉइंट ए का इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्शन पॉइंट बी हो जाएगा और पॉइंट ए का इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्शन पॉइंट सी हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन कि इफ दीज लाइंस आर ऑल्टीट्यूड्स, तो इस टाइप का मेथड है। तो ये वाला पॉइंट अल्फा टू अल्फा एज्यूम कर लेंगे, ये वाला पॉइंट बीटा कॉमा 5 माइनस बीटा एज्यूम कर लेंगे। m1 m2 इक्वल्स टू -1 से अल्फा आ जाएगा और ऐसे यहाँ पे m1 m2 इक्वल टू -1 से बीटा आ जाएगा। तो इन केस ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स हम पॉइंट्स को एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं, एंड इन केस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, बाइसेक्टर वाला जो वर्ड आ रहा है उसके लिए हमने रिफ्लेक्शन लिया है। ठीक है, reflection of line 2x plus y equals to 5 about line y equal to x. Time 2 minutes. x plus 2y is equal to 5. एक आंसर बोला गया, और लोग बताओ। टू मिनट्स आर ओवर। अब ये तो है नहीं कि मेथड नहीं पता, मेथड तो पता है। अब कैलकुलेशन देखो कितना और जल्दी कर सकते हो। अभी चलो 1 मिनट एक्स्ट्रा, बट जितना भी आंसर आ रहा है सब लोग बताओ।
Sir, I'm getting x minus 2y is equal to minus 5. ओके, और कोई? ओनली 2 स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है अभी तक। सर मेरे को बहुत अलग आ रहा है उन दोनों से। क्या हुआ? मेरा आंसर आ गया बट देन वो बहुत अलग आ रहा है। तो देखो अभी अपन अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको भी अब माइंड में रखना है, और जो मुझे लग रहा है कि हमारा वीक पॉइंट अभी क्या है कि हमारी स्पीड। अगर हम जल्दी सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं तो मिस्टेक हो रही है, बिकॉज अभी सिर्फ एक ही आंसर सही है, वो फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट था, x + 2y = 5। और अब ये वाला प्रॉब्लम तो होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए कि हमें मेथड नहीं पता कि क्या करना है, बिकॉज अभी अभी 2 बार डिस्कस किया है, और अगर अभी भी नहीं पता तो फिर तो पढ़ना छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मेथड तो पता है, बट अगर मेथड पता है तो भी हमने गिवन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, इसका मीनिंग क्या है कि हम इतनी एक्यूरेसी से क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट इज स्पीड अभी हमारे इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उसके लिए अब यही है कि जब भी तुम होमवर्क कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो चलो अपन ने होमवर्क कर लिया, लेकिन जब भी तुम रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के टाइम पे ऑलवेज टाइम लेके बैठो कि हमें अगर 20 क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, तो अगर वो डिपेंड करता है लेवल पे, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो वो सिंपल लेवल के हैं तो 2 मिनट पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 मिनट्स हमें लेके बैठने हैं उनके लिए। 40 मिनट्स में उन क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करना है फाइनल आंसर तक, सिर्फ कंसेप्ट का रिवीजन नहीं करना। बट ऐसा है कि अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ आ रही है तो वो लगा लो, मतलब कि जैसा अपन एग्जाम में सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी टाइप से तुम्हें रिवीजन के टाइम सॉल्व करना है। ठीक है, तो टाइम की भी प्रैक्टिस करो, अदरवाइज सिर्फ कंसेप्ट सीखना जेईई में सफिशिएंट नहीं है, प्रॉपर अच्छी रैंक के लिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मेथड एक बार हमने भी डिस्कस कर लिया, वैसे बार बार तो क्या बोलूं कि हम एक तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, और एक इस लाइन पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट लेके उसका y = x के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। अब इसमें एक मिस्टेक तो ये हो सकती है कि इन दोनों लाइंस को गलत ले लिया, मतलब कि y = x को यहाँ ले लिया और 2x + y = 5 को यहाँ ले लिया। क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ दिस लाइन अबाउट दिस लाइन, यानी कि मिरर लाइन जो है वो y = x है। इन दोनों को सॉल्व किया तो डायरेक्टली बिना पेन चलाए हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि y को x यहाँ पुट किया तो x = 5/3, सिमिलरली y = 5/3। ठीक है, इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट को हम 0,5 ले सकते हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम ये वीरेंद्र क्यों लिखा है? सर ये वही आ जाता है कहीं ना वही कहीं से। क्या कोई स्पैमर है सर, सर हमारी Yes, क्लास sir. का नहीं। हमारे स्कूल। हाँ सर बहुत आते रहते हैं। अच्छा, अच्छा ये गया भी। तो हम इस लाइन पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट 0,5 ले सकते हैं, 5/2,0 ले सकते हैं, 2,1 ले सकते हैं, कोई सा भी ले लो। अगर हमने जैसे 2,1 लिया तो 2,1 का रिफ्लेक्शन, सिंस हमने अभी ये पॉइंट डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग बिना कैलकुलेशन के हम डायरेक्टली 1,2 लिख सकते हैं। तो हमें रिक्वायर्ड लाइन पे 2 पॉइंट्स 5/3, 5/3 और 1,2 मिल गए। इन दोनों से लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ये हो गया -1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस इज x + 2y passes through 1,2। ठीक है, तो कैलकुलेशन में भी बहुत ज्यादा टाइम वैसे लगा नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट अब देखो एक और ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन के थ्रू समझ आया क्या
सर वो इक्वेशन में भी x और y के Equation- कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट्स फ्लिप हो जाते बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि हमने कहा पॉइंट अगर a कॉमा b है तो उसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू x के अबाउट b कॉमा a हो जाता है। तो सेम चीज किसी भी कर्व के लिए है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम लिखें रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कल, अभी तो हमने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी नहीं है बट अपन तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे हैं हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। एक जनरल सर्कल में अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ -2x प्लस 4y -7 इक्वल टू 0 अबाउट लाइन y इक्वल टू x। तो हमारा आंसर इस वाले ऑब्जर्वेशन से क्या कि अगर 2x प्लस y इक्वल टू 5 है तो आंसर x प्लस 2y इक्वल टू 5 आ रहा है। दैट इज x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x। तो रिक्वायर्ड आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हमने y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा, एक ही बात है। बट अभी यहाँ पे 2y यहाँ पे 4x minus 7 is equal to 0। अगेन जेई मेंस के पर्पस से इस तरह के ऑब्जर्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइन y इक्वल टू x गिवन है तो पॉइंट a कॉमा b का रिफ्लेक्शन b कॉमा a x कोऑर्डिनेट की जगह y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की जगह x कोऑर्डिनेट। किसी भी एक कर्व का रिफ्लेक्शन चाहिए तो x के प्लेस पे y, y के प्लेस पे x। तुम लोग मुझे बताना कि अगर लाइन y इक्वल टू x के प्लेस पे x इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पे आंसर क्या आता? सर y कोऑर्डिनेट्स को नेगेटिव कर दो। x इक्वल टू 0 जो है वो कौन सी लाइन है? y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दो। हाँ, x कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर देंगे तो हमारा आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस प्लस 2x प्लस 4y minus 7 is equal to 0। ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर है क्योंकि a कॉमा b का रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस माइनस a कॉमा b होता है तो x के प्लेस पे माइनस x आ जाएगा, ओनली y के प्लेस पे y ही रहेगा। ठीक है, तो एक बार ये भी एक बार नोट कर लो और ऑब्जर्वेशन अब इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें लिखना है तो लिख भी लो कि कर्व रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व f ऑफ x कॉमा y कॉमा c अबाउट लाइन y इक्वल टू x is curve f of y comma x comma c। Reflection of curve f of x comma y comma c about line y equal to x is curve f of y comma x comma c। और ये सारा नोट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन लिखना, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ दिस अबाउट लाइन 2x plus y equals to 3। Find reflection of 2x plus y equal to 5 about line 2x plus y equal to 3। अब इसके लिए मैं टाइम नहीं लिख रहा हूँ, सब लोग सॉल्व करके देखो आंसर क्या आ रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है तुम लोगों को। तुम खुद देखोगे तुम्हें कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने के लिए। So question can you Reflection of line 2x plus y equals to 5 about line 2x plus y equals to 3।
जिसका भी आंसर है बताना। वो x plus y is equal to 1. ओके, सौम्या ने आंसर दिया और फिर कंफर्म करो। और लोगों ने सॉल्व किया? 2x plus y equals to 1 करेक्ट आंसर है। तो इस लाइन पे हम कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट वही 2,1 ले लेते हैं। 2,1 का रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो x minus 2 upon 2 is equal to y minus 1 upon 1 is equal to minus 2 times 4 plus 1 minus 3 upon 4 plus 1। तो ये हो जाएगा x ये नंबर हो गया 4 plus 1 5 minus 3 2 into 2 4 माइनस का 4 upon, तो x हो जाएगा 2 minus 8 upon 5, y is 1 minus 4 upon 5। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन ये लाइन 2x plus y इक्वल टू लैम्डा होगी बिकॉज गिवन लाइंस के पैरेलल होगी, तो इन पॉइंट से पास कराया। x plus y equals to 1। ये हो गया रिफ्लेक्शन वाला मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक बार देखो पूरे सॉल्यूशन में कोई चीज पूछनी है किसी को? सेकंड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये आंसर अब और कैसे लिख सकते हैं, एक बार आप बोर्ड पर देखना एग्जाम के पर्पस सेम से। ही क्वेश्चन होगी, बस कांस्टेंट बदलेगा। ये तो कंफर्म बात है कि सेम ही इक्वेशन होगी और ओनली कांस्टेंट चेंज होगा। और ये जो कांस्टेंट है ये तीनों लाइंस के कांस्टेंट एपी में आते हैं और यस सर, एपी का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से c की वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ आ गया क्या कि जब भी दोनों लाइंस पैरेलल हैं और दोनों में कोफिशिएंट भी सेम है, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे लाइन 4x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड हो, तो उस केस में हम दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, तब जाके ये एपी वाला पॉइंट यूज करेंगे। ये जैसे फॉर एग्जांपल क्विकली आंसर बताना कि जो L1 है इसका इक्वेशन दो x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। L2 इज 2x प्लस 6y इक्वल टू 1 है। हाँ, तो इसका L1 का L3 के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा इस मेथड से बताओ। -7/2 तो पूरा बोलो। 2x x plus 3y is equal to -7/2। x प्लस 3y इक्वल टू -7/2 ऐसे। यस सर, एक आंसर ये बोला गया, और फिर बताओ, या तो कंफर्म करो या अलग बताओ। x plus 3y is equal to 1. No, sir, sorry. The x plus 3y is equal to 6. अभी तो मैं चलो लिख देता हूँ कि बी ऑप्शन बोला गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 6।
भाई अब ये तो सब लोग करो ना क्वेश्चन, क्या हो गया, मतलब इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी है और टाइम भी नहीं लगना है। x plus 3y is equal to -4. x plus 3y equals to -4। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के। क्या कर रहे हो तुम लोग? Yes, so 6, not 4. क्या बोला? 6? फिर ऑप्शन बी ए गलत है। Yes, और C गलत है, B आंसर। बी कंफर्म्ड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन को 2x प्लस 3y इक्वल टू -10 ले लेंगे। तो अभी -10, 1 और थर्ड लाइन का जो कांस्टेंट है c, ये एपी में होंगे। तो इसका मतलब कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -10 प्लस c को सॉल्व करके c की वैल्यू 12 आ गई। तो इसका मतलब कि 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 या फिर x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 जो है वो रिक्वायर्ड लाइन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन बोला था वो यही था। तो हमें अगर इस तरह की लाइंस दे रखी हैं तो पहले दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। तो हमने भी फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर कोफिशिएंट को सेम बनाने के साथ साथ कांस्टेंट्स का भी ध्यान रखना है। जो कांस्टेंट अपन यूज कर रहे हैं वो या तो सारे के सारे कांस्टेंट को राइट साइड में यूज करो या फिर सारे के सारे कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में यूज करो। तो हमने इस 5 को राइट में ट्रांसफर किया है -10। तो -10, 1 और थर्ड लाइन को हमने 2x प्लस 6y इक्वल टू c एज्यूम किया था। इसको भी राइट साइड में रखा था। तो -10, 1 and c, these numbers are in AP। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes.
सॉरी हम लोग बस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम लोग अल्टीट्यूड का नाम यूज करें तो चलेगा। नहीं आंसर ही नहीं आएगा फिर। बी और सी दो, मतलब कि लाइन की इक्वेशन के लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक एंगल बाइसेक्टर से आएगा और एक एल्टीट्यूड से आएगा। सर या तो हम लोग देखो एक ही, या तो रिफ्लेक्शन ले लें हम लोग y इक्वल टू एक्स एंड देन हम लोग c के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। वापस से बोलना क्या? सर अगर हम लोग c के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो कैसे फाइंड करोगे सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ? अच्छा उसके लिए ऑल्टीट्यूड लगेगा। हम्म, एक बार देखना मेरी कैलकुलेशन कहीं पे गलत है क्या? करेक्ट है सर। बट आंसर जो आ रहा है ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकली क्या गड़बड़ हो रही है फिर? एक बार देखना आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी हमने बीसी लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 फाइंड की है, और b वाला पॉइंट बीसी लाइन पे भी लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, b वाला पॉइंट x इक्वल टू 0 पे भी लाई कर रहा है,
तो ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है, या तो कोई ज्योमेट्रिकली गड़बड़ है। y इक्वल टू x, ये लाइन हो गई, x इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई, 2,1 ये वाला पॉइंट हो गया। अब 2,1 से x इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगी। एंगल बाइसेक्टर इस तरह से चलो जो भी है, मैथ ज्योमेट्रिकली ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम सिर्फ कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर दोनों को एक ही क्वेश्चन में अगर यूज किया, तो एंगल बाइसेक्टर का यूज करने के लिए तो हमने रिफ्लेक्शन का यहाँ पे यूज किया है कि सी ए लाइन का एंगल बाइसेक्टर सी क्यू लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन सी बी लाइन बनेगा, तो पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन सी बी लाइन पे लाई करेगा, तो हमने पॉइंट ए डैश फाइंड कर लिया। और अल्टीट्यूड का यूज कैसे किया है, m1 m2 इक्वल्स टू -1 करके, बट इन दिस केस सिंस स्लोप डिफाइन नहीं था, तो अगर इसका स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली अभी ये कुछ डेटा जो है वो मिसमैच कर रहा है, बट मेथड इस तरह से है। किसी को लास्ट वाले साइड में कुछ नोट करना है, कुछ पूछना है? हो सकता है। तो ये अपना, अच्छा हमने लोकस डिस्कस कर लिया ना? यस सर। लोकस एक बार मुझे एक बार बताना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब हमने लोकस जो है वो जो लोकस डिस्कस किया था तो उसके जस्ट बाद क्या डिस्कस किया, एक बार लेक्चर नोट्स देख के बताना। लोकस के बाद कौन सा टॉपिक लिया था? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस सर, उसके डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, फिर तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं किया होगा। अरे यार, मैंने इसमें दोनों में ही साइन और कॉस y कोऑर्डिनेट में ले लिया। ऐसा करना, इस वाले क्वेश्चन में b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को sin थीटा कॉमा 2 करना, 2 कॉमा sin थीटा के प्लेस पे sin थीटा कॉमा 2।
अब एक बार बोर्ड पर देख लो, फिर उसका नोट कर लेना कि यहाँ पे क्वेश्चन ने एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं, लेकिन बी और सी में कुछ थीटा आ रहा है एंड थीटा इज अ पैरामीटर। तो पैरामीटर का मतलब क्या है कि थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए बी और सी पॉइंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे आएंगे, यानी कि अलग अलग ट्राइंगल्स बनेंगे, यानी कि उनका सेंट्रॉइड भी डिफरेंट पोजिशंस पे आएगा। दैट मींस सेंट्रॉइड जो है वो वेरिएबल पॉइंट हो गया, और लोकस हम ऑलवेज एक वेरिएबल पॉइंट का ही फाइंड करते हैं। क्वेश्चन ने सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करने को बोला है, तो हमने सेंट्रॉइड को h, के ले लिया। h, के सेंट्रॉइड को जो हमारा फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3 सेम बाय कोऑर्डिनेट, उससे इक्वेट किया तो h और k इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गए। तो जब भी क्वेश्चन ने हमें कोई थीटा मतलब कोई पैरामीटर बोल रखा है, तो लोकस फाइंड करने के लिए हम उस पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, इन इक्वेशन से थीटा को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। स्क्वायरिंग। अगर हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग करेंगे तो नहीं होगा। हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो फर्स्ट इक्वेशन से sin थीटा की वैल्यू और सेकंड इक्वेशन से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करके उनकी स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3h - 4 का होल स्क्वायर 3k - 6/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 3x - 4 whole square + 3y - 6 whole square equals to 1। तो ये सर्कल है क्या? नहीं, ये सर्कल नहीं है, बिकॉज इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम ने पहले डिस्कस नहीं किया था, सेंट्रॉइड पे बेस्ड है, तो अपन ने सेंट्रॉइड लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक दो क्वेश्चंस में अभी नेक्स्ट क्लास में और भी कराऊंगा, लोकस वाली सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर वगैरह पे बेस्ड। आज देखो, आज जो अपन ने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है, उसमें कोई भी पॉइंट किसी को पूछना है तो बताओ। नो सर। तो रिफ्लेक्शन की कौन सी इन चैप्टर एक्सरसाइज है पर? रिफ्लेक्शन की इन चैप्टर एक्सरसाइज अब जैसे एक बार मैं, तुम लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो, 2 नहीं करनी है अभी, 3 सॉल्व कर सकते हो, सर 1 2 3 आपने होमवर्क कर लिया। नहीं सेकंड थोड़ी दिया होगा, सेकंड में तो एक बार वापस से देखता हूँ, फर्स्ट तो है, ठीक है। नहीं, सेकंड में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन है, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो सेकंड तो मैंने होमवर्क में नहीं दिया होगा, अगर दिया है तो अभी सेकंड मत करना। थर्ड में हाँ सारा कर सकते हैं। फोर्थ में एंगल फ्रंट टू लाइंस लोकस, फोर्थ भी हो जाएगा, और जो रिफ्लेक्शन वाली है वो फिफ्थ एक्सरसाइज है। आज जो हमने डिस्कस किया है वो इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 में है। So we can solve it in chapter exercise 5. इन चैप्टर 1 to 5 एक्सेप्ट 2 तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट होमवर्क कर लेना। Thank you, sir. Sir, can you go back 2 slides? I just wanted to note down something. So, This one? yes, sir. अभी तो मैं यहीं पे हूँ। Yes, sir. Done. Thank you, sir. ओके, Bye, sir. Thank you.
ओके बाय। बाय सर।